नमस्कार, शंकर एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो विभिन्न राज्यों के टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा से संबंधित है। दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं, ऐसे युवा साथी हैं जो टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, जो टीचिंग को अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं। और इसके लिए पूरे देश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कंडक्ट होते हैं, जो सरकार कंडक्ट करवाती है, और उसे क्लियर करके ही, उस पड़ाव को क्लियर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो ड्रीम है टीचिंग, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, पूरी है, हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अक्सर हमसे छूट जाती हैं, या हम ये सोचते हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट पर, इस सेक्शन पे कमांड है, और अगर एक या दो सेक्शन हमारे वीक हैं तो कोई बात नहीं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे जो अन्य साथी होते हैं जो इस परीक्षा में भाग ले रहे होते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, वो पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ में आते हैं और वो इन्हीं वजहों से हमसे कहीं आगे निकल जाते हैं और हम एक या दो छोटी सी चूक के कारण पीछे रह जाते हैं। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं उसकी पूरी मुकम्मल प्रैक्टिस हो, हमारी तैयारी हो, सारा सिलेबस कंप्लीट हो। अब मैं बात करती हूँ हमारे सीटेट की। सीटेट यानी आप सबको पता है, आप अगर टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और दोस्तों, इसका जो सिलेबस है, इसको हम दो भाग में बांटते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, दूसरा है लैंग्वेज 1, तीसरा है जो सिलेबस है वो आपका लैंग्वेज 2, फोर्थ है मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड फिफ्थ है आपका सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। और इसके साथ जो आपका दूसरा पेपर होता है, जिसको हम कहते हैं कि पेपर 2 है, वो भी इससे पेपर 1 से बहुत मिलता जुलता है, बहुत सेम ही है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, दोनों तो सेम है। और ये जो सारी चीजें होती हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है कि सिलेबस आपको सेम लग सकता है। आप अगर देखेंगे, आप नए अभी आप इससे जुड़ना शुरू हुए हैं, आपने जुड़ना शुरू किया है, तो आपको लगेगा सिलेबस सेम है, लेकिन सिलेबस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो पेपर 1 है ना, जिसपे हमने अभी आपको बताया है, वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना। और दूसरा जो आपका पेपर 2 है ना, जिसको हम पेपर 2 कहते हैं, वो भी आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड फिफ्थ है आपका, जहां पे पेपर 1 में एनवायरमेंटल साइंस था, वहां पे पेपर 2 में है आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस। सिलेबस सेम है, अंतर सिर्फ ये होता है कि पेपर 1 थोड़ा सा उसका लेवल कम होता है, थोड़ा सा आसान हम कह सकते हैं होता है, लेकिन सिलेबस जो पेपर 2 का होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिन होता है। उस क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अप हो जाता है। अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है वो कैसा है, किस तरीके का है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लैंग्वेज, जिन्होंने भाषा, कोई ना कोई भाषा जरूर पढ़ी है, मैथमेटिक्स से हम सबका परिचय है, एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंस, सोशल साइंस, हम सब, मतलब स्कूल से हम सब ने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो तालमेल है, तारतम्य है, इन सब्जेक्ट से बना हुआ है। और जब हम इन सिलेबस को पढ़ते हैं, है ना, इन सिलेबस को ध्यान में रखकर हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम रिवीजन करते हैं। हम नया कुछ शुरू नहीं करते हैं, बल्कि हम रिवीजन करते हैं, तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन
इसमें से एक जो पोर्शन है वो बहुत जो महत्वपूर्ण पोर्शन है, जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जिसे हम हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको टेट या सीटेट एग्जाम को क्लियर करने में। यही एक वो पोर्शन मेरे हिसाब से है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि साइकोलॉजी है ना, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है, जिसमें पूरी तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी है, उससे जिन्होंने साइकोलॉजी कभी पढ़ा नहीं है, ना ग्रेजुएशन में ना पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन्हें नहीं पता कि इसके अंदर क्या पार्ट है, उन्हें नहीं पता कि क्या थियोरीज है, क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉजिक है, क्या चीजें हैं, चाइल्ड और साइकोलॉजी का मेल कैसे होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट होता है हमारे लिए, और अगर सही ढंग से हमने इसकी प्रिपरेशन नहीं की, हमने सही तरीके से इस पे कमांड नहीं किया, तो ये हमें डुबो भी सकता है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, वो पोर्शन इस सीरीज में, इस वीडियो सीरीज में जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, वो हम शुरू करेंगे, और आने वाली कई क्लासेस में हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जो कि है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम कोई भी चीज करें तो उसको पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ में करें, सीक्वेंस में करें, ताकि जब भी हमारे लिए कोई चीज हो तो वो थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर हम सीक्वेंस में करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने क्या चीज कहाँ पे की है, क्या चीज हमसे छूट गई है, क्योंकि हम जानबूझ के तो नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी हमसे चीजें छूट भी जाती हैं। तो इसलिए हमें पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये जो 3 चीजें हैं वो हमारे जहन में होनी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये जो सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 30 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आते ही आते हैं। और इस 30 क्वेश्चन को 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। वो एक एक कर हम देख लेंगे, वो एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे कि सिलेबस में क्या है। तो जो पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो हमारा कह सकते हैं कि सेक्शन है, वो स्टार्टिंग ही हम इससे ही करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए है। और इस सेक्शन में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिटेल में एक एक करके इन सारे सेक्शंस को कंप्लीट करें, पढ़ें। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पहले सेक्शन के अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला टॉपिक होगा सिलेबस में आपके है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फोर्थ है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, जिसके अंदर सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, यानी कि टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। फिर है आपका अगला सेक्शन पियाजे, कोलबर्ग एंड व्योगट्स्की, इसका कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर हम हिंदी में इसको आपको समझाऊं कि पहला जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, उसमें विकास एवं अधिगम में परस्पर संबंध था, यानी कि डेवलपमेंट, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम टीचिंग के लिए पढ़ रहे हैं, हमें उन्हें पढ़ाना है, तो उस डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ क्या संबंध है, लर्निंग डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है, डेवलपमेंट लर्निंग को कैसे प्रभावित करता है, हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। अगला है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। अच्छा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हमारा जो मुख्य फोकस होता है टीचिंग में, वो हमारे बच्चे होते हैं जिन्हें हम पढ़ा रहे होते हैं। तो उन बच्चों के विकास के क्या सिद्धांत हैं, यानी बाल विकास के क्या सिद्धांत हैं, बच्चों का विकास किस तरीके से प्रभावित होता है, वो हम इस सेक्शन में पढ़ लेंगे। थर्ड है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, यानी जब हम एक एक करके कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सिलेबस आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, यानी सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, जिसमें सोशल वर्ल्ड में आते हैं हमारे टीचर, पेरेंट एंड पीयर्स। जाहिर सी बात है, बच्चों का जो इंटरेक्शन है सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों के साथ में होता है, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क में, उनके डेवलपमेंट में जरूर पड़ेगा। क्या रोल प्ले करता है, कैसे रोल प्ले करता है, उसकी थ्योरीज क्या हैं, हम एक एक करके इसके अंदर में जब हम आगे की क्लासेस लेंगे तो हम कंप्लीट करेंगे। अगला आपका पियाजे, कोलबर्ग एंड व्योगत्स्की की थ्योरी है बाल केंद्रित एवं शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये है। इसके बाद आपका है कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी चाइल्ड सेंटर्ड। भाई हम जब टीचिंग कर रहे हैं तो मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारा जो सेंटर है वो कौन है, सेंटर में कौन है, चाइल्ड है, बच्चा है, और उस बच्चे की प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, यानी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या होगी, थ्योरीज क्या होंगी, क्या प्रिंसिपल होंगे, हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि निर्माण का समालोचनात्मक विचार। इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है, और ये जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा संप्रत्यय है किसी भी इंडिविजुअल का जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट में, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सीडीपी सिलेबस है इसमें इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे जो कि है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, तो इसमें मल्टी डायमेंशनल एक पूरी थ्योरी है जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट है आपका भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, कि एक बच्चा कैसे अपनी भाषा को सीखता है, कैसे वो सोचता है, किन तरीकों से वो सोचता है। आप जब इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, हो सकता है कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, और हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की एबीसीडी भी कभी नहीं पढ़ी होगी, तो आपको पढ़कर मजा भी आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि हम जो मनुष्य हैं वो कैसे इन चीजों को सीखते हैं, जो चीजें नया कभी हमने देखी न सुनी है, कैसे वो हमारे जहन में एक एक कर कर बसती जाती है। और इंटरेस्टिंग तो है ही है, तो आपको मजा भी आएगा और आपकी प्रिपरेशन भी होगी। अगला है आपका समाज निर्माण में लिंग की भूमिका, ठीक है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल्स, जेंडर बायसेस, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि लिंग का हमारे डेवलपमेंट पे, लिंग का हमारी पढ़ाई पे, लिंग का हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये है हमारा ए सेक्शन अभी जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट है आपका इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करती है, और जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है और हर लर्नर अलग है। उसकी कैपेबिलिटी जानकर, उसकी क्वालिटी जानकर ही हम उसको आगे के कैसे पढ़ाना है ये समझ सकते हैं। और इसीलिए इस सिलेबस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत फोकस किया गया है। डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
स्कूल बेस्ड असेसमेंट, CCE पैटर्न, जिसको हम आजकल कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। ठीक है, शिक्षार्थी की पढ़ाई स्तर के मूल्यांकन, अलग अलग मूल्यांकन का तरीका होता है। वो मूल्यांकन तरीका क्या है, क्योंकि जब हम टीचर बनेंगे तो हमें इन सारे तरीकों से वाकिफ होना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, तो हम एक एक करके इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर अगला है आपका फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं। और जितनी भी चीजें अभी आपने पढ़ी हैं वो सब हमें एक एक करके ध्यान से पढ़ना है। अगर आप जब भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे और सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस पोर्शन से थोड़े कम आते हैं कंपेरेटिवली। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम एक पूरा टॉपिक छोड़ दें या हम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो एक या दो टॉपिक जो हमने छोड़ा है वो जरूर आता है। भाई ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो जरूर आता है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि हम कोई भी टॉपिक स्किप करके आगे बढ़ेंगे। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। डन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे, यानी ए सेक्शन अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारे सिलेबस का यानी CDP का सेकंड सेक्शन है, जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी समावेशी शिक्षा और विशेष समझ वाले बच्चों की आवश्यकताओं की अवधारणा। विशेष समझ वाले बच्चे यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने अभी अभी बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, अलग अलग आवश्यकताओं के बच्चे होते हैं, उन पे बेस्ड है ये पूरा सेक्शन। और आपको बता दूं दोस्तों कि इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन इस सेक्शन से होते हैं, जिसके अंदर है आपका एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड। जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट होते हैं, जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट होते हैं, उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड, उनकी मानसिक स्थिति, उनका इस मानसिक स्थिति या इस बैकग्राउंड का उनके प्रतिभा पर, उनकी पढ़ाई पर क्या इफेक्ट होता है, हम ये सारी चीजें यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जब आपको पता होगा कि जब हमें क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्पीड में कवर करते हैं कोर्सेज को, कुछ होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो चीज को सीखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उन बच्चों को छोड़कर वो जो बच्चे बहुत स्पीड में कवर कर रहे हैं उनको लेकर आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो सिलेबस तैयार किया जाता है हमारा, वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है कि वो बच्चे जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज होती है इम्पेयरमेंट की वजह से या किसी और की वजह से, वो कैसे डील करेंगे, टीचर्स उनको कैसे डील करेंगे, ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। एंड एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स के बारे में, यानी जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, या विशेष रूप से जो अक्षम छात्र होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, उनका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, किन सोर्सेस के द्वारा कर सकते हैं, उनके ऊपर क्या थ्योरीज हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी है। और ये जो सारी चीजें हैं वो हम चाइल्ड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन ही है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ही है। ठीक है, अगला जो थर्ड सेक्शन है आपकी CDP के सिलेबस का, लर्निंग एंड पेडागॉजी, जिससे आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण है। और लर्निंग एंड पेडागॉजी, जिसके अंतर्गत हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। ठीक है, बच्चा सोचता कैसे है, बच्चा चीजों को ग्रास्प कैसे करता है, बच्चा चीजों को सीखता कैसे है ना, हाउ एंड व्हाई। बच्चा फेल क्यों होता है ना, सक्सेस
को हासिल करने में या स्कूल की परफॉर्मेंस में या पढ़ाई में वो फेल कैसे होता है, उसकी क्या समस्या होती है, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में संवेग और अभिप्रेरण अधिगम में योगदान करने वाले कारक, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम में बच्चे को हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निशन, इमोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, यानी पर्सनल फैक्टर कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं। यह है आपका दोस्तों सीडीपी का सिलेबस। आपने पूरा सिलेबस देख लिया, टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, 3 सेक्शंस में ये पूरा चैप्टर यानी ये पूरा सिलेबस डिवाइड है और एक एक करके हम इन सिलेबस को कंप्लीट करेंगे आगे के सीरीज में, आगे की वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा आपका सीडीपी का सिलेबस है उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन होगा और मैं कोशिश करूंगी कि आसान शब्दों में मैं आप तक इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊं, यानी आप तक ये जो सिलेबस है वो आसान शब्दों में पहुंचे, ताकि आप एक बार ही अगर इन सीरीज को खोलकर आपने रिवीजन कर लिया, एक बार इन सीरीज को खोलकर देख लिया तो आपको किसी बुक की जरूरत ना पड़े। तो ये था आपका सिलेबस और पहला जो चैप्टर है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जो पहला अध्याय है हमारा, आज हम वो शुरू कर लेते हैं, जो कि है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी अभिवृद्धि और विकास। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोस्तों आज का ये जो विषय है, ये जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पिक किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, हम एक एक करके सीक्वेंस में ही चीजों को पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में, पढ़ने में और बाद में आप जब इन वीडियोस को वापस से देखेंगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी हो, कोई भी टॉपिक आप स्किप ना कर पाए गलती से भी। आप एक एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आज 2 चीजों को हम पढ़ेंगे, विकास और अभिवृद्धि का अर्थ, यानी विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है। दूसरा, विकास और अभिवृद्धि के बीच अंतर क्या है, और ये जानना बेहद जरूरी है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो बहुत आराम से हम स्टार्ट करेंगे और आपको मजा आएगा पढ़कर, और आपके जहन में एक एक चीज कोशिश करूंगी कि बच जाए, जिससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। विकास और अभिवृद्धि हम कह सकते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। हरलॉक जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया है। उन्होंने ग्रोथ को डिफाइन किया है कि चेंज इन साइज, in proportion, disappearance of old features and acquisition of new ones, यानी आकार और अनुपात में परिवर्तन, पुरानी विशेषताओं के लापता होने और नई विशेषताओं के अधिग्रहण को अभिवृद्धि कहते हैं। ये इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले मैं आपको ये चीजें जरूर बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, यूज कर सकते हैं, या आसान शब्दों में मैं कहूं तो पर्यायवाची समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। ये दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे फील होते हैं, लेकिन जब हम इनके अर्थ को पढ़ेंगे या आगे हम पढ़ेंगे तो ये जो 2 टर्म्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जो आपको समझ में आएगा। अगर हम ग्रोथ के डेफिनेशन को यहाँ पे ध्यान से देखें तो वो है आकार और अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, डेवलपमेंट refers to physical increase in some quantity over time. It includes changes in terms of height, weight,
बॉडी प्रोपोर्शंस एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस। यानी जो चीजें हम देख सकते हैं, हम माप सकते हैं जिन चीजों को, वो हमारा ग्रोथ है। ठीक है, यानी आकार, एक बच्चा बढ़ रहा है, अगर मैं आपको पीछे की स्लाइड में लेके जाऊं, आप अगर ये पिक्चर देख रहे हैं तो एक बच्चा अपनी हाइट को मेजर कर रहा है, ये ग्रोथ है, क्योंकि वो ये सारी चीजों को मेजर कर सकता है, इन सारी चीजों को वो माप सकता है। पुरानी विशेषताओं के लापता होने और नई विशेषताओं के अधिग्रहण को, यानी कि जब हम हाइट में बढ़ रहे हैं, जब हम वेट में बढ़ रहे हैं, जब हमारा फिजिकल अपीयरेंस बड़ा हो रहा है, इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू स्किनर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। According to Crow and Crow in 1965, development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situation. ठीक है, ग्रोथ क्या था? मैंने आपको बताया कि जिस चीज को हम अगर आसान शब्दों में कहूं तो देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या है स्किनर के अनुसार? स्किनर के अनुसार तो डेवलपमेंट विकास निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है, वॉर्म टू टॉम चल रही है, यानी जन्म से लेकर कब्र तक चल रही है, वो हमारा डेवलपमेंट है, जो कहीं पर भी रुकता नहीं है। दूसरा परिभाषा क्रो एंड क्रो का है कि विकास का संबंध अभिवृद्धि के साथ साथ उन व्यवहारों में परिवर्तन से भी है जो पर्यावरणीय स्थिति से उत्पन्न होते हैं। अगर इस परिभाषा को हम एक्सप्लेन करें तो विकास के अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व है। विकास की जब हम बात करेंगे तो ग्रोथ ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस इन्वॉल्व है, हाइट, वेट, तो ये सारी चीजें हम डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। लेकिन उसके अलावा वो सारी चीजें भी हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम कॉपी पेन लेकर बता नहीं सकते हैं कि फला जो डेवलपमेंट है उसका माप इतना है, वो इतने किलो का है। नहीं, ये सारी चीजें हम ग्रोथ में करेंगे। और डेवलपमेंट पे पर्यावरणीय स्थिति यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी इफेक्ट पड़ता है। ग्रोथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, वो सारी चीजें हमारे हेरिडिटी से जुड़ी होती है, हमारे वंशानुक्रम से जुड़ी होती हैं। लेकिन डेवलपमेंट में हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, अगर हम इसको कहें D=H/E, यानी डेवलपमेंट इक्वल हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आगे के पोर्शन में, विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी सीडीपी के पेपर में, आपके सीटेट के पेपर में, और इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और एक और चीज, बहुत सारे जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी ना कभी हम गलत उसको टिक भी करके चले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैच्योरेशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए आगे बढ़ूं। ग्रोथ माप सकते हैं, ग्रोथ हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। हमारे ग्रोथ हम देख सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस में हमारी जब तब्दीली होती है, जब चेंजेस होते हैं, हमारा हाइट बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। हमारा BMI कितना है, वो सारी चीजें हमारे ग्रोथ में आ जाती हैं। मैच्योरेशन क्या है, जब हम किसी को कहते हैं कि आप फला व्यक्ति जो है उसके वो इतना बड़ा हो गया है लेकिन मेच्योरिटी नहीं आई उसके अंदर। हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में इस तरीके के एग्जाम्पल्स को जरूर सुनते होंगे। तो इसका क्या अर्थ निकालते हैं? अगर हम साइकोलॉजी के टर्म में देखें, डेवलपमेंट के टर्म में देखें, तो परिपक्वता मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी हमारे स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं। अगर 4 साल का कोई बच्चा है और उसकी हाइट बढ़ रही है, जाहिर सी बात है उसका वेट बढ़ रहा है, और भी जो फिजिकल अपीयरेंस है धीमे धीमे वो ग्रो कर रहे हैं, दांत निकल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है,
ये ग्रोथ है। मेच्योर हम कब कहेंगे इसको? एज बढ़ रही है, इसको हम मेच्योरिटी नहीं कहते हैं। एज और मेच्योरिटी का हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो बच्चा जो पहले किसी भी चीज के लिए जिद कर लेता था, वो बच्चा जो कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी रोने गाने लगता था, और बहुत दिक्कत होती है, पेरेंट्स ये चीजें जरूर समझते होंगे कि अगर एक बच्चा इस तरीके से जिद पकड़ ले तो हम क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा एज में बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है, वो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी शरारतें हैं वो कम करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये सारी उसके जो शरारतें हैं वो कम पड़ती हैं। अब उसको पता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए सही नहीं है, एथिकली ये सही नहीं है, मोरली ये सही नहीं है, हमें समाज में कैसे रहना है, हमें समाज में कैसे उठना बैठना है, हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना है। ये सारी चीजें जब हमें समझ में आने लगती हैं, जब वो बच्चा इन सारी चीजों को परफॉर्म करने लगता है, उसके बिहेवियर में दिखने लगता है, तब हम कहते हैं कि वो बच्चा मैच्योर हो गया है। तो ग्रोथ और मैच्योरिटी का रिलेशन इस तरीके से है। लेकिन विकास और अभिवृद्धि या ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर हम कैसे देखेंगे? अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन यानी फिजिकल अपीयरेंस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, वो होता है हमारा अभिवृद्धि, ग्रोथ। नेक्स्ट जो विकास क्या है? विकास व्यक्ति में समग्र परिवर्तन को संदर्भित करता है, यानी ओवरऑल जो चेंजेस होते हैं। इसमें परिपक्वता के लक्ष्य के लिए एक व्यवस्थित और सुसंगत प्रकार में परिवर्तन शामिल है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन एन ऑर्डरली एंड कोहेरेंट टाइप टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी, जिसको अभी अभी मैंने डिस्क्राइब किया है कि परिपक्वता हम तब हासिल करते हैं जब हम एक ऑर्डर में चलते हैं, जब हम एक व्यवस्थित क्रम में चलते हैं और कोहेरेंट तरीके से चलते हैं, यानी हर एक चीज के रिलेशन को डेवलप करते हुए चलते हैं, तब हम उसको कहते हैं डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्रोथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो इसमें हमारे इमोशनल, कॉग्निशन, सोशल, मोरल, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए हम इसको एक व्यवस्थित और सुसंगत, यानी इन सारी चीजों को जब मिलाकर हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम डेवलपमेंट करते हैं। ये हो गया आपका एक पॉइंट। अगला जो पॉइंट है कि चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ, यानी मात्रात्मक संदर्भ में परिवर्तन को हम अभिवृद्धि कहते हैं या अभिवृद्धि कहा जाता है। ग्रोथ, जब मैं आपको इसकी परिभाषा बता रही थी तो ही मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसी बच्चे की हाइट क्या है, किसी बच्चे की लेंथ क्या है, उसका वेट कितना है, उसका बीएमआई कितना है, उसका सर कितना बड़ा है, उसका चेस्ट कितना है, कितना चौड़ा है, ठीक है, उसके हाथ की लंबाई क्या है, ये सारी चीजें हम माप सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक कहते हैं। क्वांटिटेटिव हम उन्हीं चीजों को कहते हैं जिनको हम मात्रा जिसकी हम बता सकते हैं। बहुत आसान है, मात्रात्मक यानी जिसकी हम मात्रा बता सकते हैं उसको हम मात्रात्मक कहते हैं। और ग्रोथ ही एक चीज है जिसकी हम मात्रा बता सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता होगा फिर? डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटी अलोंग विथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। डेवलपमेंट में मात्रात्मक पहलू तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव यानी गुणवत्ता भी शामिल होती है। अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि डेवलपमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होता है, लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर डेवलपमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व है तो मात्रात्मक पहलू अपने आप उसमें शामिल हो जाते हैं और गुणवत्ता है। अब गुणवत्ता को हम कैसे मेजर करेंगे? यानी किसी बच्चे की बुद्धि कैसे बढ़ रही है, कोई बच्चा कैसे परिपक्व हो रहा है, उसकी समझ कैसे बढ़ रही है, वो लर्निंग
में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो कितने एक्सपीरियंसेस को, नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहा है। ये हो गया आपका क्वालिटेटिव पहलू यानी गुणवत्ता का पहलू। नेक्स्ट आपका जो अंतर है वो है अभिवृद्धि जीवन भर नहीं होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो जीवन भर चलता रहता है। अभिवृद्धि की एक समय सीमा होती है। अगर मैं बोलूं कि भाई अब ये जो एज है हमारी, हम इतने बड़े हो गए हैं, अब अगर कोई चाहे कि हमारी लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लंबाई का जो पैमाना है, जो ग्रोथ है, वो हमारे एक एज होता है। हर किसी का, आदमियों का यानी लड़कों का अलग होता है और लड़कियों का ये एज फैक्टर अलग होता है, और उस एज में ये रुक जाता है जाकर। ठीक है, यानी हमारा जो हाइट है, वेट बढ़ता रहता है। मैं ये आपको जरूर कहूंगी, वेट कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ग्रोथ की जब हम सिंपली बात करते हैं तो ये जीवन भर नहीं चलता है, हम एक पोर्शन पे आकर रुक जाते हैं। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास, हम नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाता है। यानी फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो एक पोर्शन पे आकर रुक जाता है, लेकिन इसके अलावा जो कॉग्निटिव पोर्शन होता है, जो इमोशनल पोर्शन होता है, जो सोशल पोर्शन होता है, जो मोरल पोर्शन होता है, वो डेवलप होता जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये डेवलपमेंट भी होता जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बताऊंगी कि जब ग्रोथ यानी जब हमारा बर्थ होता है उस समय हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और हमारा डेवलपमेंट बहुत कम होता है। यानी जब हम पैदा होते हैं तो हमारी लंबाई, हमारा वेट, हमारे बाकी जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो तब्दीलियां होती हैं हमारे शारीरिक रूप से, वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम डेवलप नहीं होते। यानी हम नई नई चीजों को क्वांटिटेटिव कह सकते हैं, क्वालिटेटिव हम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। तो वो जन्म के समय होता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है यानी हम ओल्ड एज में आते हैं, इस तरफ यानी हमारे मृत्यु की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, उस समय हमारा डेवलपमेंट पोर्शन बहुत हाई होता है। ठीक है, और हमारा ग्रोथ पोर्शन कम हो जाता है। यानी जस्ट अपोजिट, बर्थ में ग्रोथ हाई होता है, डेवलपमेंट कम होता है, और मृत्यु की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारा डेवलपमेंट हाई होता है और ग्रोथ कम होती है। ये हो गया आपका एक और अंतर। अगला है कि परिपक्वता के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है जबकि विकास प्रगतिशील होता है। ठीक है, ये मैंने आपको यही बताया कि जब हम मेच्योर हो जाते हैं एक तरीके से तो हमारा ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट चलता रहता है, जो इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। भाई ग्रोथ हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रोथ होगा वो सेल्स के यानी जो कोशिका है उनके मल्टीप्लिकेशन के कारण होगा, उनके गुणन के कारण होगा। ठीक है, उनमें जब चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस हमें ग्रोथ के रूप में, हमारे फिजिकल अपीयरेंस के रूप में हमें दिख जाते हैं। लेकिन विकास यानी विकास परिपक्वता और पर्यावरण के साथ, दोनों के साथ संपर्क में होने से होता है। यानी हम सिंपल शब्दों में यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है वो हेरिडिटी से अफेक्ट होता है, और जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों चीजें शामिल होती हैं। अगला जो आपका अभिवृद्धि कोशिकीय होता है, विकास संगठनात्मक होता है। अब आपको ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी कि कोशिकीय क्या है, संगठनात्मक क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि कोशिका से संबंधित ही हमारी अभिवृद्धि होती है। यानी सिर्फ एक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है जो कि हमारे होते हैं सेल्स, हमारी हेरिडिटी। लेकिन डेवलपमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, इन दोनों का संगठन काम करता है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ही डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। अब अगर आप सोचें कि एक बच्चा है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है जो जिसकी हेरिडिटी यानी जो हेरिडिटिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, यानी उसकी लंबाई बहुत अच्छी है, उसके सेल्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से उसका लंबाई और फिजिकल अपीयरेंस देखने में सामने से बहुत अच्छा है। लेकिन उसका एनवायरनमेंट
डेवलपिंग नहीं है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। उसे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं मिला जहां वो रह रहा है, वो माहौल अच्छा नहीं है, वो सीख नहीं सकता नई चीजों को, वो चीजों को ग्रास्प नहीं कर सकता, उसको नई नई चीजें उसके लिए अवेलेबल नहीं है वहां पे, और माहौल घर का बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो फैक्टर है कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। हेरिडेटिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एनवायरमेंटल रूप से वो बहुत कमजोर है, तो इसका इफेक्ट उसके लर्निंग पर, उसके इंटेलिजेंस पर जरूर पड़ेगा। ये हो गया आपका अभिवृद्धि कोश की होती है और विकास संगठनात्मक होता है। अगला है आपका अभिवृद्धि विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और विकास एक व्यापक शब्द है, एक वाइडर टर्म है विकास। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं है। अभिवृद्धि बिल्कुल एक अलग टर्म है जब हम सिर्फ अभिवृद्धि की बात करते हैं, लेकिन विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें अभिवृद्धि भी शामिल है और परिपक्वता भी शामिल है, यानी वाइडर है। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा गोला है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा गोला है, उस गोले के अंदर दो छोटे छोटे बिंदु हैं, वो दो छोटे छोटे बिंदु क्या है? एक बिंदु आपका अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, दूसरा बिंदु आपका परिपक्वता या मैच्योरेशन है। तो ग्रोथ ये जब हम बात करेंगे तो उसमें डेवलपमेंट शामिल नहीं होगा, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें ग्रोथ शामिल होगा। अगला जो पॉइंट है आपका, अभिवृद्धि को शरीर के विशेष पहलुओं में परिवर्तन और जीव के व्यवहार का वर्णन करने के लिए संदर्भित किया जाता है, यानी ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड growth may be referred to describe the changes in particular aspect of the body and behavior of the organism, but development describes the changes in the organism as a whole. जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो आप सिर्फ शारीरिक बात करेंगे, शरीर के किसी विशेष पहलू, किसी विशेष हिस्से की बात करेंगे, यानी चेहरा थोड़ा सा बड़ा है, हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि धीमे धीमे वो बच्चा बड़ा होगा, धीमे धीमे उसके शारीरिक परिवर्तन होंगे। तो ये जो शारीरिक परिवर्तनों की हम बात कर रहे हैं, है ना, वो क्या है? अभिवृद्धि है। उसकी आवाज में परिवर्तन होता है, अभिवृद्धि है। उसकी हाइट में परिवर्तन होता है, अभिवृद्धि है, ठीक है। उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अभिवृद्धि है, ठीक है। इसके अलावा वेट में चेंजेस हो रहे हैं, अभिवृद्धि है। बीएमआई अभिवृद्धि है। दांत, है ना, दांतों में जो परिवर्तन होता है, बच्चों के दूध के दांत चले जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं, ये अभिवृद्धि है। यानी जब शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर के विशेष पहलुओं, विशेष हिस्से, विभिन्न भागों में परिवर्तन होता है, तो उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं, और उसकी वजह से जीव का जब व्यवहार परिवर्तित होता है तो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन विकास पूर्ण रूप में जीव में परिवर्तन की बात करता है, यानी जब फिजिकल चेंजेस की वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है तो वो ग्रोथ है, लेकिन होल एज अ होल हम इमोशनली स्टेबल नहीं है, कॉग्निटिव रूप से हम सक्षम नहीं है, सोशली हमारे पास कोई दिक्कत है, मोरली हम बहुत कह सकते हैं कि बहुत सपोर्टिव नेचर हमारे पास नहीं है, मोरली हम बहुत स्ट्रांग नहीं है। इनकी वजह से जो परिवर्तन होगा वो हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, और वो हमारे डेवलपमेंट के अंदर काउंट होता है, ठीक है। अगला पोर्शन है आपका अभिवृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापन के विषय हैं। वे प्रकृति में मात्रात्मक और अवलोकन योग्य हो सकते हैं। अभिवृद्धि तो ही होगा जब वो हम उसको मेजर कर सकेंगे, हम माप सकेंगे, यानी वो मात्रात्मक रूप में हमारे पास होगा। हमारे पास पेन कॉपी होगी तो हम किसी को बता सकते हैं मापने के बाद कि भाई आपका वेट इतना है, आपका ये इतना है, आपका चेस्ट इतना है, ठीक है, और ये मात्रात्मक होगा। अवलोकन योग्य हो सकता है, यानी ऑब्जर्वेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम देख के बता देंगे। आपने अगर 2 साल पहले किसी एक बच्चे को देखा है और 2 साल के बाद आप उस बच्चे को देख रहे हैं, आप देखते ही समझ जाओगे। आपने ऑब्जर्व किया, आपने परसीव किया, देखा, और आप समझिए कि भाई 2 साल में ये बच्चा बड़ा हो गया है,
बड़ा कैसे हो गया है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, अगर हम विकास की बात करें तो विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, यानी जिन्हें सीधे मापना मुश्किल होता है। आप कोई व्यक्ति कितना हंसमुख है, उसने अपने जीवन से क्या सीखा है, कितना सीखा है, ये माप नहीं सकते हैं। ये गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट माप नहीं सकते, यानी आपने कितना सीखा है, क्या आपने 15 इंचेस, 15 मीटर, 15 केजी, कैसे मापेंगे, कैसे हम बताएंगे। विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार के गहन अवलोकन के माध्यम से ही उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ डीप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही असेस कर पाएंगे, आकलन कर पाएंगे उसका कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आपके सोचने में क्या तब्दीली आई है। आप बचपन में किसी विषय के बारे में, टीनेज में किसी विषय के बारे में क्या सोचते थे, और 70 साल की अवस्था में आप किसी विषय के बारे में क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कितना परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन है, नेगेटिव परिवर्तन है, मिक्स्ड परिवर्तन है, कैसे पता करेंगे हम। इसे सीधे स्केल लेकर हम माप नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके उसको ही बता सकते हैं। आप अक्सर हमारे साथ में ये होता है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो एक अवस्था में आ जाते हैं, 70 प्लस की अवस्था में होते हैं, 60 प्लस हम कह सकते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस को जब हम सुनते हैं, है ना, तो हमें पता चलता है कि वो कितनी मैच्योरिटी की बातें करते हैं, है ना। तब हम पता कर पाएंगे कि वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, वो ग्रो नहीं हुए, ग्रोथ फिजिकली होगा, वो ग्रो नहीं हुए, वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी अंग्रेजी भी सुधार सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि एज अ पर्सन आपने बहुत ग्रो किया है। नहीं, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि एज अ पर्सन आप बहुत अच्छा डेवलप हुए हैं, आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आपने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। ये हो गया है हमारा विकास। ठीक है, हम 2 वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अभिवृद्धि में मेजरमेंट होता है, विकास में असेसमेंट होता है। ठीक है, ये 2 अगर आपने वर्ड याद रखे, अभिवृद्धि मेजरमेंट, विकास असेसमेंट, तो आपको आसानी से इस अंतर को समझने में आसानी होगी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला है, अभिवृद्धि विकास ला सकती है या नहीं भी ला सकती है। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी अचीवमेंट भी बढ़ रही है, वैसे वैसे हम नई चीजें सीख भी रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हो सकता है कि हम एज के साथ अपनी नई चीजें सीखें, और ये जरूरी भी नहीं हो सकता। लेकिन विकास बिना अभिवृद्धि भी संभव है, यानी डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। यानी अगर किसी व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ी, ठीक है, किसी व्यक्ति का जो चेस्ट है, वो जो एक अप्रोक्सीमेट हमने अपने दिमाग में साइज बनाया हुआ है, वेट बनाया हुआ है कि इस हाइट के व्यक्ति का वेट इतना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से उस व्यक्ति की ग्रोथ नहीं हुई है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उसका विकास वहां पर रुक गया है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, यानी डेवलपमेंट जारी रहेगा, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलता रहता है, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता। आपको ये बात अपने जहन में बैठा लेनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकता, ग्रोथ रुकती है। ठीक है, और ग्रोथ अगर नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा। और अगर हम अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डेवलपमेंट भाई कम हो, किसी की डेवलपमेंट बहुत तेज होती है, किसी की कम होती है, किसी की एज के साथ नहीं चलती है, किसी की चलती है, तो अभिवृद्धि के साथ ये चल सकता है। लेकिन डेवलपमेंट एक सिंगल रूप में भी रन कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारी खत्म होती हैं। यानी ये जो आज हमने टॉपिक शुरू किया था, आज हमने जो पहला चैप्टर अपना शुरू किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर आज हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, विकास और अभिवृद्धि का अर्थ, और विकास और अभिवृद्धि के बीच क्या अंतर है,
और आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में, आप हर रोज इन वीडियोस को देखिए, हर रोज इन वीडियोस को चेक करिएगा और आपको एक एक करके सारी जानकारी मिलती जाएगी। आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हम इनकी बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे जरूर मदद मिलेगी और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, धन्यवाद।